Good morning, students. Today, 9th class NCERT 9th class subject chemistry and topic is evaporation. सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एवापोरेशन क्या है। अगर हम एवापोरेशन की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन वाष्पन, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड द्रव की वह प्रक्रिया चेंजिंग इनटू वेपर और गैस, जो भाप में बदलना या गैस में बदलना, इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक से कम पर बदलना जो है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एवापोरेशन कहलाती है। इसको इस तरीके से कहेंगे कि किसी द्रव की क्वथनांक के नीचे ताप में वाष्पन में बदलने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? एवापोरेशन कहलाती है। सामान्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन ए लिक्विड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, जब कोई लिक्विड एयर से एक्सपोज करता है, एक्सपोज टू एयर, द वॉल्यूम डिक्रीज ग्रेजुअली, तो उसका आयतन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू एवापोरेशन। और ऐसा क्यों होता है? एवापोरेशन की वजह से होता है। इन द प्रोसेस सम ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस टर्न्स इनटू वेपर। जो सरफेस पर लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है कि वो टर्न इनटू वेपर, भाप में बदल जाता है या गैस में बदल जाता है, एंड मिक्सेस विद द गैसेस इन द एयर, और वो कहां से? द्रव के सरफेस से निकलकर हवा में जो है मिल जाता है। Thus, when a liquid turns into vapor or gas, it is said to evaporate. जब कोई लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एवापोरेट कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है? एवापोरेशन कहलाती है। मींस कोई द्रव जो अपने क्वथनांक के ताप के नीचे ताप से क्या होता है? वाष्पित होता है, वो क्या कहलाता है? एवापोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। Whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of evaporation must be supplied whenever a liquid changes into vapor. तो इसमें कल वाले वीडियो में बताया था कि लेटेंट हीट जो होती है वो हिडन एनर्जी होती है, जो छुपी हुई एनर्जी होती है, वो भी इस एवापोरेशन में वर्क करती है। तो अब सवाल ये आता है कि प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन? एवापोरेशन में वाष्पन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? सामान्य रूप से आपने घरों में देखा होगा, वहां भी वाष्पन की प्रक्रिया के कई बहुत सारे उदाहरण आपको सामने आते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड टू फॉलोस। सम पार्टिकल्स इन ए लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स। जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें सब पार्टिकल्स जो हैं उनमें बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी होती है बाकी दूसरे पार्टिकल्स। So even when a liquid is there below its boiling point, जब वो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होता है, its particle have enough energy to break the forces of attraction. तो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्शन के फोर्स को ब्रेक कर देते हैं between the particles and escape from the surface of the liquid in the form of vapor or gas। और वो जो लिक्विड का जो सरफेस होता है उस सरफेस को छोड़कर गैस में चेंज हो जाते हैं और एयर में मिल जाते हैं।
The fast moving particles or molecules of a liquid are constantly escaping from the liquid or them vapor or gas. और होता क्या है कि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है, वो क्या करते हैं अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो सरफेस पर जहां पर वो पार्टिकल्स हैं उस सरफेस को छोड़कर गैस के रूप में हवा में मिल जाते हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया को हम जो यहाँ पर अगर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर आपको समझा सकते हैं प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। मान लीजिए ये कोई आपका एक पॉट है, इस पॉट में ये लिक्विड है, लिक्विड मान लीजिए इसमें वाटर, सपोज कीजिए वाटर, इसमें वाटर है और ये इसका सरफेस एरिया, ये इसका सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया में अभी आपको पता है कि सम पार्टिकल्स आर वेरी हाईली काइनेटिक एनर्जी। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाईली काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है सम अदर्स, बाकी पार्टिकल्स के मुकाबले में। तो क्या होता है कि हाई काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स जो दिखाए गए हैं जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है और दो पार्टिकल्स के बीच में, चाहे वो गैस का हो चाहे लिक्विड का हो और चाहे वो सॉलिड का, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। सॉलिड में मोर देन अट्रैक्शन फोर्स, लिक्विड में लेस देन अट्रैक्शन फोर्स देन सॉलिड, एंड गैस लेस देन अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो उस अट्रैक्शन फोर्स को हाईली काइनेटिक एनर्जी की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होता है। और जब ब्रेक होता है तो ये देखिएगा ब्रेक अट्रैक्शन फोर्स, पहले उसने क्या किया कि दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक किया और एस्केप सरफेस, और इस सरफेस को छोड़ दिया। ये जो सरफेस आपका है, देखिए लिक्विड में अगर आप गिलास में पानी लेते हैं तो गिलास में पानी जब लेंगे तो उसमें एक आपको सरफेस दिखाई दे। देखिएगा जैसे ये मैं बनाता हूं, देखिए एक गिलास है, ये गिलास है, ये गिलास है, तो इसमें अगर पानी भरा हुआ है तो ये इसका सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, दीज आर सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया को हाईली काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स एस्केप द सरफेस, उस सरफेस को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद जो है वो वापस एयर में जो है मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर इस एवापोरेशन आपको क्लियर हो गया कि एवापोरेशन क्या है कि एवापोरेशन में अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी द्रव जब गैस में परिवर्तित होता है या भाप में परिवर्तित होता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया एवापोरेशन कहलाती है। और ये हमारे घरों में भी होती है। घरों में बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आते हैं, जैसे कि एक कटोरी में आप जो है एक बॉल ले लें, कटोरी ले लें, उसमें पानी लीजिएगा, उस पानी को आप रख दीजिए। जब उस पानी को रख देंगे और उस पानी को रखने के बाद आप देखिएगा 2 घंटे के लिए उस पानी को रखिएगा, 2 घंटे एक कटोरी में पानी लेके रखें। जब उस पानी को आप रख देंगे तो आप देखेंगे कि 2 घंटे में उस पानी का जो वॉल्यूम है वो घट गया, डिपेंड ऑन हीट। अब आपको डिपेंड ऑन वेदर, आपको वेदर कैसा है। गर्मियों के दिनों में वो पानी जल्दी घटेगा और समर, ड्यू टू समर एंड ड्यू टू विंटर वो पानी की मात्रा जो एवापोरेशन है वो क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन घट जाएगा, उसमें पानी की मात्रा कम वाष्पित होगी, एवापोरेशन कम होगा। यहां पर मैं कुछ आपको फैक्टर आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से दूसरा एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी मम्मी आपके कपड़े धोती हैं और कपड़े धोने के बाद उन कपड़ों को किसी तार पर डाल दिया जाता है सूखने के लिए। तो गर्मी के दिनों में वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और जाड़ों के दिनों में वो कपड़े देर से सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, हाई टेम्परेचर,
जो आपका वेदर है वो कैसा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसका अधिक टेम्परेचर होता है और गर्मी अधिक होती है, जिस कारण जो है जो कपड़े के अंदर जो पानी रह गया है वो पानी बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है और एवापोरेट होकर उसमें एयर में मिल जाता है। यही कपड़ा अगर आप जाड़े में डालते हैं, जाड़े में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर होने की वजह से वो कपड़ा देर में सूखता है, क्योंकि उसका जो अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन इज लेस, वो रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो लेस होता है। इसी तरीके से अब बात करते हैं रेनी सीजन में। रेनी सीजन में नॉट कोल्ड नॉट हॉट, ना तो ज्यादा ठंडा होता है और ना ज्यादा गर्म होता है, लेकिन फिर भी जो हवा होती है एयर, उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो ह्यूमिडिटी वहां पर डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी, हवा में नमी है या नहीं। तो जो रेनी सीजन होता है उसमें हवा में नमी ज्यादा होती है और हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से वो कपड़ा जो आप डालते हैं सूखने के लिए उसमें आपको काफी टाइम लगता है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन कम होता है। ऐसे घरों में आपको कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, बीच बीच में अभी मैं आपको और भी बताऊंगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ एवापोरेशन, इसको समझाते हैं फैक्टर ऑफ एवापोरेशन। तो सबसे पहले आता है फैक्टर ऑफ एवापोरेशन, फर्स्ट है टेम्परेचर, तापमान। तो टेम्परेचर जो एवापोरेशन होता है और उसमें जो टेम्परेचर होता है वो एवापोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कि आपका जो एवापोरेशन होना है, जो वाष्पन प्रक्रिया होनी है, वो आपके किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ एवापोरेशन हाई होता है। हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवापोरेशन हाई, लो टेम्परेचर रेट ऑफ एवापोरेशन लो। तो हाई टेम्परेचर पर हाई एवापोरेशन, लो टेम्परेचर पर लो एवापोरेशन होगा। इसको मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि कोई आपने पानी ले लिया, किसी बाउल में पानी ले लिया, तो वो गर्मी में उसमें बहुत जल्दी भाप बनती है, हाईली काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में हो जाती है और वो सरफेस को छोड़कर चली जाती है। इसी तरीके से जाड़ों में क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होती है, बिकॉज ड्यू टू लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है लो होता है, इस कारण रेट ऑफ एवापोरेशन भी लो होता है। तो हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवापोरेशन हाई, लो टेम्परेचर रेट ऑफ टेम्परेचर लो। यहां पर जो दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एवापोरेशन सबसे ज्यादा कब होता है, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट पर। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मैक्सिमम एवापोरेशन होगा। नंबर 2 है द सरफेस ऑफ एरिया। The surface of area, evaporation depend on surface of area। जो वाष्पन प्रक्रिया होती है वो आपके सरफेस ऑफ एरिया, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने मैं बता रहा हूँ। एक बाल्टी आप ले लीजिएगा, बकेट, बाल्टी लीजिएगा, उसमें पानी जो है भर दीजिए, पूरी बाल्टी भर दीजिए, और भरने के बाद तो बाल्टी का जो एरिया है वो क्या है, सरफेस ऑफ एरिया। उस बाल्टी में पानी भर दीजिएगा और उस बाल्टी को आप रख दीजिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस बाल्टी का सारा पानी एवापोरेट कितने दिन में होगा। आपका जवाब होगा, हो सकता है 3 दिन लग जाएं, हो सकता है 4 दिन लग जाएं, और हो सकता है कि 10 दिन बाद भी उसमें पानी जो है रह जाए। अब
इसी प्रैक्टिकल को आप उस बाल्टी के पानी को लेकर, ये जो रूम है, इस रूम का जो सरफेस एरिया काफी अधिक है, इस पर आप इसको पानी को फेंक दीजिए, थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए। घर में भी देखा होगा कि बाल्टी से पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद उस आंगन में या बरामदे में उसको फैला दिया जाता है। तो जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वो पानी जिसको रूम में, उस बाल्टी के पानी को रूम में डाला गया है, ओनली 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर वो सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा, बिकॉज ड्यू टू सरफेस एरिया। क्योंकि अब हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। बाल्टी जो थी आपकी बकेट थी, उसमें सरफेस एरिया हमारा कम था। कम होने की वजह से हमको 10 दिन लग गए, लेकिन फिर भी बाल्टी के अंदर पानी रह गया। और जब हमने उस बाल्टी के पानी को इस रूम में फैला दिया, तो वो पानी विद इन 10 मिनट जो है सारा पानी एवापोरेट हो गया। तो the rate of evaporation is depend on surface area. Increasing area, increasing evaporation. जितना एरिया आप बढ़ा देंगे उतना evaporation बढ़ जाएगा, और decreasing area, decreasing evaporation. अगर एरिया कम होगा तो आपका evaporation भी decrease हो जाएगा। नंबर 3 आपका आता है humidity of air. The amount of water vapors present in air is called humidity. जो पानी के भाप की मात्रा जो हवा में होती है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, और हिंदी में एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, हवा में नमी। लो ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जब आपके एटमॉस्फेयर में, हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जब कम मात्रा में होते हैं, अर्थात हवा सूखी हुई होती है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन हाई, तो आपका जो है हाई एवापोरेशन होता है। हाई ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, रेट ऑफ एवापोरेशन लो। जिस समय आपका हाई ह्यूमिडिटी होती है, अर्थात हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, रेनी सीजन में हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, उस समय रेट ऑफ एवापोरेशन जो है आपका, बाष्पन की मात्रा जो है वो घट जाएगी। तो लो ह्यूमिडिटी, हाई एवापोरेशन, हाई ह्यूमिडिटी, लो एवापोरेशन होता है। नाउ नंबर 4, विंड स्पीड। विंड स्पीड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि हवा की जो मात्रा है, विंड स्पीड इंक्रीज, जब विंड स्पीड तेज होती है तो हाई एवापोरेशन होता है, एंड विंड स्पीड डिक्रीज होती है तो लो एवापोरेशन होता है। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में हाई टेम्परेचर एंड हाई विंड स्पीड, टेम्परेचर हाई होता है और विंड स्पीड अधिक होती है, इसलिए जो है गर्मी के दिनों में जो कपड़े हम डालते हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं। विंड स्पीड डिक्रीज, और विंटर के सीजन में आपने देखा होगा विंड जो आपकी स्पीड है वो डिक्रीज होती है और टेम्परेचर लो होता है, तो विंटर के सीजन में आपके कपड़े में जो पानी की मात्रा है उसका वाष्पन यानी रेट ऑफ एवापोरेशन इज लो। नाउ ये आपका टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म हो गया है। अब मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और उसके बाद इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ पूछना तो कमेंट